मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें हमारा जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमारा एक टॉपिक होता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं और इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम एक तरह का कंप्लीट एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और ये पेपर में ज्यूरिसडिक्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। According to Article 175, the Constitution of Pakistan, there shall be a Supreme Court of Pakistan। आर्टिकल 175 जो है उसके अकॉर्डिंग ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील या हाईएस्ट कोर्ट होगी पाकिस्तान की। ऑल डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट से बाइंडिंग होंगे। द प्रिंसिपल सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन इस्लामाबाद। और जो इस्लामाबाद में जो इसकी प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में होगी। रेलिवेंट अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 176 से लेकर जो 191 है वो इसकी जुरिसडिक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। और आर्टिकल 203F और आर्टिकल 204, ठीक है, ये भी इसके बारे में हमें बताता है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं और उसकी क्या क्या जुरिसडिक्शंस हैं। डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस नॉन एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट में जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। एंड सो मैनी अदर जजेस मे बी डिटरमाइंड बाय मजलिस शूरा। ठीक है, जिसके सो मैनी जजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी जो नंबर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी बंदे ने जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, अ पर्सन हैविंग अ 5 ईयर एक्सपीरियंस एज जज एज हाई कोर्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। कोई बंदा है वो हाई कोर्ट का जज है और उसके 5 साल के उसका एक्सपीरियंस है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। अ पर्सन हैविंग अ 15 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट। अगर किसी बंदे के पास एडवोकेट हाई कोर्ट अगर वो है और उसका 15 साल का उसका एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और बंदा सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का। ओथ ऑफ द ऑफिस। बिफोर एंटरिंग इनटू द ऑफिस द चीफ जस्टिस शैल टेक द ओथ इन हिज ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो क्या करेगा, वो एक ओथ लेगा प्रेसिडेंट के सामने। और जो अदर जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वो ओथ लेंगे चीफ जस्टिस के सामने। वो चीफ जस्टिस उनसे ओथ लेगा और वो चीफ जस्टिस से प्रेसिडेंट ओथ लेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो बनता है, उसको बनाता है प्रेसिडेंट। और उसके बनाने के बाद जो होता है जो अदर जजेस हैं ना, जो बाकी जजेस हैं वो बनते हैं, वो इसको उनको चीफ जस्टिस बनाता है विद द कंसल्टेशन, उनसे कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट से, उसके बाद उन्हें वो बनाता है। ठीक है, रिटायरिंग एज अगर हम बात करें द एज ऑफ रिटायरिंग ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर। 65 ईयर्स की एज में ही रिटायर हो जाते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन चीफ जस्टिस। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है किसी वजह से या छुट्टी पे है या कुछ भी है तो उसके एब्सेंस में जो भी चीफ जस्टिस होगा, जो भी सीनियर जज होगा, उसको प्रेसिडेंट जो है ना उसको चीफ जस्टिस बना देगा। पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली पावर्स क्या है या जुरिसडिक्शंस क्या है, ये दोनों में चीज़ें ज़रूरत होंगी। ये जो अगर जुरिसडिक्शन आ जाती है तब भी यही होंगी और पावर्स आ जाती है तब भी यही होंगी। जुरिसडिक्शन मीन द लीगल एक्टिविटी बाय विच एनी कोर्ट एंटरटेन और एंटाइटल टू एंटरटेन द हेयर एनी केस। जुरिसडिक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये एक बंदे का लीगल अथॉरिटी होती है एक बंदे के पास एक्टिविटी की, बाय विच एनी कोर्ट एंटरटेन, जिसके कोई भी कोर्ट जो है एंटरटेन कर सकती है किसी केस को, और एंटाइटल होती है कि वो केस सुन सके। ठीक है, अब जुरिसडिक्शन अगर किसी भी कोर्ट की अगर कोई आपसे पूछता है कि जुरिसडिक्शन किसी कोर्ट की क्या होती है तो उसे कहते हैं इख्तियार समाअत, कि वो उसके पास कितना इख्तियार है और उसका क्या क्या उसका इख्तियार है कि वो समाअत कर सकती है केस की। फॉलोइंग आर द जुरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू विच द सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन केसेस। ये जो फॉलोइंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इसकी जो जुरिसडिक्शन हैं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट केस को एंटरटेन कर सकती है। एंड अदरवाइज जुरिसडिक्शन इज गिवन टू लोअर कोर्ट्स टू द डिक्रीज द बर्डन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के इसमें जुरिसडिक्शन नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली लोअर कोर्ट्स पे चली जाएगी कि लोअर कोर्ट्स उसको डील करेंगे और ताकि बर्डन जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे कम से कम बर्डन हो। ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हम देखेंगे होती क्या है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस मीन द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द केस फॉर फर्स्ट टाइम। अब वो केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उनको किसी नीचे से किसी कोर्ट से अपील में या किसी डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी पटिशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसको एंटाइटल है, उसका जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो इसको हेयर कर सकती है।
अब ऐसा कोई केस, वो केस जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फर्स्ट टाइम, ठीक है, कोई ट्रायल नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की है, ठीक है, एंड द फाइल फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है, और स्टार्ट से वहीं फाइल होता है, ठीक है, एंड द कोर्ट एंटरटेन केस डायरेक्टली, और डायरेक्टली कोर्ट उसको केस को एंटरटेन करती है, तो वो उस कोर्ट की वो डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन होती है, वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। सुप्रीम कोर्ट हैव शेल्ड जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन द टू और मोर गवर्नमेंट्स विच मीन्स फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर तो इंट्रा गवर्नमेंट कोई मसला आ गया, ठीक है, या तो सूबों के दरमियान कोई मसला आ गया कि पंजाब का और बलूचिस्तान का कोई अपना मसला आ गया, ठीक है, तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे, कोई इंट्रा गवर्नमेंटल जो होते हैं, ठीक है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ और या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर आप सूबा सिंध को अगर कोई मसला है फाइनेंशियल फेडरल गवर्नमेंट से, तो वो सिंध वाले जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन करेंगे, जी हमें फेडरल गवर्नमेंट से मसले हैं, तो हमें डिप्राइव किया जा रहा है, तो ये हमारे साथ ये चीज़ें करें। देयर इज़ नो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। अब क्रिमिनल सिविल जितने भी मैटर्स हैं वो अपने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हो सकते, ठीक है, उधर आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव रिट जुरिस्डिक्शन एज हाई कोर्ट हैव इन आर्टिकल 199। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट पहले तो ये है कि इंट्रा गवर्नमेंटल कोई मसला होगा उसको हल कर सकती है। एक दूसरे इसके पास होता है फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि ये होते हैं ना, हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होती है आर्टिकल 199 के तहत जुरिस्डिक्शन, कि अगर किसी बंदे का फेडरल वो फंडामेंटल राइट को हो रहा है ना, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो उसके पास एक हाई कोर्ट के पास एक इख्तियार होता है कि वो उसको रेट जारी कर सकती है, जिसको रेट कहते हैं, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, रेट उसे कहते हैं, तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में रेट पिटिशन की जाती है, ठीक है। तो वही जो सारी जो हाई कोर्ट के पास हैं वो वाली पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, वो भी फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरा और वो होगा, वो उन मैटर्स में जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स होंगे, ठीक है, उन मैटर्स में। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडिशनल पावर ये है कि वो सो मोटो ले सकती है। सो मोटो का मतलब ये होता है कि वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है वो खुद ही डायरेक्टली, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन नहीं भी होती, सुप्रीम कोर्ट खुद इसका नोटिस लेके सो मोटो कर सकती है, ठीक है, और या तो उसके अंदर पिटिशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके बाद हमारे पास आती है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मीन पावर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर रिव्यू एंड चेंज द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ द अपील ऑफ बाय द एप्लीकेशन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी फैसले को रिव्यू कर सके, उसको चेंज कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कोई अपील आ गई है। हाई कोर्ट में किसी के कोई राइट वायलेट हो गया और उसने अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है कि वो उसका अपील सुने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू हियर एंड डिटरमाइन अपील। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो हेयर करे, डिटरमाइन करे अपील फ्रॉम द जजमेंट्स डिक्री फाइनल ऑर्डर्स ऑफ द सेंटेंस ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो अपील सुने, किसके फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। एन अपील शेल लाई टू सुप्रीम कोर्ट एज द मैटर ऑफ राइट। और ये जो अपील होती है ये एज अ मैटर ऑफ राइट होती है, कि यहाँ पे बंदे के पास मैटर है, राइट है बंदे का, कि वो अगर ये जो चीज़ें हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन में, उसके पास ये राइट होता है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, उसको कोई लीव टू अपील कर ले सुप्रीम कोर्ट में। पहले उसको ये नहीं कहना पड़ता कि यार ये मेरा केस है, क्या सुप्रीम कोर्ट से सुनेंगे। लीव टू अपील का ये मतलब होता है कि आप कोई उससे इजाज़त मांगते हैं। पहले आप अगर कोई भी अपना केस लेके जाना है तो आप लीव टू अपील एक देते हैं, लीव टू अपील आप देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है कि ठीक है जी हम ये आपको सुनेंगे, ठीक है। जब वो सुप्रीम कोर्ट आपको इजाज़त दे देती है हम सुनेंगे, तो फिर उसके बाद केस चलेगा। ये वो मैटर्स हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन में, वो मैटर्स आते हैं जिसके लिए आपको लीव टू अपील की ज़रूरत नहीं होती है, एज अ मैटर ऑफ राइट आप वहाँ पर जा सकते हैं। अपील टू सुप्रीम कोर्ट अदर दैन द फॉलोइंग सिचुएशन शैल लाई ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट द लीव ऑफ अपील परमिशन टू अपील। अगर इसके अलावा, वही मैंने आपको बताया कि अगर इसके अलावा कोई मामलात हैं, जो मामला आप डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके अलावा कोई मामलात हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने लीव टू अपील देनी है, ठीक है। अब क्रिमिनल मैटर्स में कौन कौन सी अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है, जहाँ पे आप एज अ मैटर ऑफ राइट आप वहाँ पे जा सकते हैं। इफ़ हाई कोर्ट रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल एंड सेंटेंस हिम टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड हैज़ एनहांस्ड सेंटेंस। अब हाई कोर्ट में कोई केस गया, हाई कोर्ट ने क्रिमिनल केस था, इक्विटल था, वो बंदा इक्विट कर गया था, इक्विट कर दिया था उसने, हाई कोर्ट ने उसके फैसले को रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको सेंटेंस दे दी डेथ की, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या उसकी सज़ा उसने बढ़ा दी, ठीक है। अब ये था कि किसी बंदे को इक्विट कर दिया गया, ठीक है, उस केस से हाई कोर्ट में अपील लगी, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको डेथ सेंटेंस दे दी, या अब उसकी जो सज़ा थी उसको 10 साल की सज़ा हुई थी, हाई कोर्ट ने उसे 15 साल की सज़ा दे दी है, ठीक है। तो इसमें भी आप डायरेक्टली एज अ मैटर ऑफ राइट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा सकते हैं। If High Court has withdrawn from the trial from the case, so any court and subordinate to any such trial convicted for the accused person। अच्छा, अब हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने किसी को केस को अपने पास ट्रांसफ़र किया और उसके बाद उस बंदे को उसने सज़ा दे दी, ठीक है। अब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट था, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको कहा कि यार पेंडिंग है आपके पास केस, आप मुझे दें, ठीक है, उसके बाद उसने इसको सज़ा दे दी, ठीक है। तो तब भी आप अपील के लिए जा सकते हैं। इफ़ हाई कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड एनी पनिशमेंट और एनी पर्सन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा दी है तो उसके लिए भी आप एज अ मैटर ऑफ राइट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इन सिविल मैटर्स, अब ये तो हमारे वो थे जो क्रिमिनल मैटर्स में आप किस तरह जा सकते हैं। अब आप सिविल मैटर्स में किस किस तरह जा सकते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट मैटर वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस
सिविल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट वाज नॉट लेस दैन 50,000। अच्छा, अब आपने कोई डिस्प्यूट आपने सिविल कोर्ट में किया जिसकी अमाउंट जो थी ना 50,000 से लेस नहीं थी, ठीक है। और द हाई कोर्ट वेरिड सेट असाइड द जजमेंट और डिग्री ऑफ लोअर कोर्ट। अच्छा, अब आपने किसी को अपना कोई किया कि आपने एक दावा दायर करते हैं जिसके आपकी मालियत 50,000 से ऊपर होती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है कि आपके वो जो दावा वहाँ से ना आपका उन्होंने एक आपको ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है। आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, डिग्री मिल जाती है, जजमेंट आ जाती है। अपील होती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उसको क्या करता है कि उसको जो फैसला होता है उसको सेट असाइड करता है, उसको रिवर्स कर देता है फैसले को। तो आप उसको हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ द जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर इन्वॉल्व द क्लेम ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अमाउंट और द हाई कोर्ट एसेट है। अच्छा, अब क्या हुआ था कि वही 50,000 की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी होगी 50,000 से उसके ऊपर की, और उसमें कोई क्वेश्चन था रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था उसके जिसका, और उसके नीचे फैसला हो गया था, ठीक है। नीचे सिविल कोर्ट में उसका कोई टाइटल का फैसला था, किसी चीज़ का कोई फैसला था, ठीक है। और उसने क्या किया कि हाई कोर्ट ने उसको क्या करते, हाई कोर्ट ने उस फैसले को सेट असाइड किया जो सिविल कोर्ट ने आपको किया था फैसला, और अपना एक नया फैसला दे दिया, रिवर्स कर दिया। लोअर कोर्ट की जो डिग्री थी उसको सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड करने का मतलब यही होता है कि उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हाई कोर्ट समझती है कि यार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन तशरीह होना बहुत ज़रूरी है, आइन की तशरीह यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो मार्क करके सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं कि जी आप सुने ये फैसला और इसके इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो इस वजह से आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर लें, ठीक है। अब ये हमने देखा कि हमारी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। एपेलेट बेसिकली अपील होती है और ओरिजिनल ये होती है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये एक और ज्यूरिसडिक्शन आती है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इफ़ एनी टाइम द प्रेसिडेंट कंसिडर दैट इट इज़ डिज़ायरेबल टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब कभी भी प्रेसिडेंट को अगर लगे ना कि यार मुझे कोई एडवाइस चाहिए, मैं कोई एक्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए कि यार ये क्या एक्ट मेरा लीगल होगा, क्या कोई कल इस पर कोई इलीगलिटी या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकती। तो वो क्या करता है कि उसको अगर लगे कि यार मैंने लेना है ओपिनियन, मुझे लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्या है, ठीक है। ही में रेफ़र द क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। ये अपना मामला जो है सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर सकता है। वेदर इफ़ द एक्ट यूज़फुल और कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, ठीक है, कि वो पूछ सकता है कि यार क्या मेरा एक्ट यूज़फुल होगा पब्लिक के लिए, या मेरा जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है कहीं। द सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिडर द क्वेश्चन एंड रिपोर्ट्स हिज ओपिनियन अंडर द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसका कंसिडर करेगी उस क्वेश्चन को और उसके लिए एडवाइस देगी। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केस। द सुप्रीम कोर्ट में केस एनी अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट अदर वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस। अच्छा, अब कोई केस पेंडिंग था अदर सिंध हाई कोर्ट में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उसको ट्रांसफ़र करके पंजाब हाई का वो लाहौर हाई कोर्ट में भेज सकती है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकती है केस को। पेंडिंग अगर कोई केस है सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है इसकी। इशू ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 187 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू सच डायरेक्शंस। अब कोई डायरेक्शंस वगैरह अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने देनी है, एग्जेक्टिव डायरेक्शंस है, ऑर्डर विच इज़ नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब कोई इसको लग रहा है कि एग्जेक्टिव कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डर उसने देना है, कोई ऑर्डर देना है, तो उसने वो ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए कोई ऑर्डर उसने देना है, किसी बंदे को आप ऑर्डर दें कि एग्जेक्टिव को कहेंगे काम करें, FIR जैसा आपने करानी है, कुछ ऐसा कुछ करवाना है, तो कोई ऐसा एग्जेक्टिव का काम है, उसके लिए कोई डायरेक्शन अगर देना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ज़रूरी है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन दे सकती है पेंडिंग बिफोर इट। दिस डायरेक्शन ऑर्डर और डिक्री शैल बी इन्फोर्समेंट थ्रू आउट पाकिस्तान। अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाता है कि यार आज से जो है ना इतनी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस यहीं पे रुक जाएंगी, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं होंगी, ठीक है। तो ये उनके पास यहाँ पे जो है ना इशू एक पोजेसेस तो एग्जेक्टिव ऑर्डर कोई अगर ऑर्डर देना चाहे, कुछ भी देना चाहे, तो वो इशू कर सकती है, ठीक है। रिव्यू जुरिसडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट शैल हैज़ पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय इट, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर वगैरह दिया गया है, जजमेंट दी गई है उससे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई उसको रिव्यू करने का जो हक है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और केयरफुल बिकॉज इट इज़ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ मैटर इन ऑर्डर टू करेक्ट और इम्प्रूव इट्स डिसीजन। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है कि मैं अपने डिसीजन को करेक्ट करूँ, केयरफुल एग्जामिन करूँ, तो उसको रिव्यू कर सकती है। द रिव्यू कैन बी हर्ड बाय द लार्जर नंबर ऑफ बेंचेस। अब अगर फैसला 3 जजेस ने दिया है तो अगली बार जो रिव्यू होगा वो तकरीबन 5 जजेस देंगे, ठीक है। ये जैसे कि नवाज शरीफ के फैसले में भी यही हुआ था, जब उन्होंने रिव्यू में गया था तो उसमें पे 5 जजेस बैठे थे, उन्होंने फैसला दिया था। रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इनेक्ट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इन ऑर्डर टू रन इट्स ओन बिजनेस। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने मामलात होते हैं, उनके लिए भी कोई ऑर्डर्स, कोई रूल्स वगैरह बनाने हैं तो वो इनेक्ट कर सकती है। एंड कीप द जजेस अंडर कंट्रोल, और जजेस को अंडर कंट्रोल, ठीक है।
अपील अगेंस्ट द फेडरल शरीयत कोर्ट 203F के तहत अगर हम देखें तो अपील शैल लाए मतलब सुप्रीम कोर्ट इफ़ द फेडरल शरीयत कोर्ट हैज़ अपील द रिवर्स, वही जैसे कि हमने हाई कोर्ट में जो सारी बातें हाई कोर्ट की थी, अगर फेडरल शरीयत कोर्ट भी इस तरह का काम करती है, किसी रिवर्स कर देती है, उसको डेथ दे देती है, या फेडरल शरीयत कोर्ट किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देती है, तब भी वो अपील कर सकता है। दिस अपील इज़ अंडर फेडरल शरीयत कोर्ट बेंच, ठीक है। अब ये जो अपील होगी ना, फेडरल शरीयत कोर्ट का एक बेंच बना होता है, एपलेट बेंच उसको हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 जजेस, ठीक है। फेडरल शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच होता है फेडरल शरीयत कोर्ट की कंसिस्टिंग ऑफ 8 जजेस, और ये 8 जजेस का होता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 204 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू पनिश एनी पर्सन हु अब्यूजेस इंटरफेस डिसओबेज द कोर्ट अंडर द प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी ने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोई कोर्ट ने से डिसओबे किया कोर्ट को, ठीक है, तो वो तब भी सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी सज़ा दे सकती है। अपील्स अगेंस्ट डिस्टिंक्शन डिसीजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। एन अपील ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जजमेंट डिग्री ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर कोई ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा फैसला दिया जिसके खिलाफ आपको लग रहा है कि ये आपका राइट वायलेट हुआ है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ वगैरह है या कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन है, तो उसके भी सर्विस के फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या जुरिसडिक्शंस हैं, किस किस तरह यूज़ होती हैं जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।